अगर ये दोनों परिवार हाँ एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास करा दें तो बीजेपी को पता चल जाएगा कितना व्योत है। अच्छा, एक अगर हिसार नगर निगम में, और मैं बड़े खुले दिमाग से एक बात कहता हूं, सब किसी को कोई वहम हो तो वो भी निकाल सकता अपना जी, सबसे बड़ा वोट बैंक अगर किसी का है जी, तो जिंदल परिवार का है, सही नो डाउट, बिल्कुल। और दूसरे स्थान पर अगर किसी का है जी, तो चौरे भजनलाल परिवार का है। आज भी जिला का प्रधान ये कह रहे हैं मंच के माध्यम से कि प्रभारी जी जो है हमारे जो मेयर के प्रत्याशी उनको तो हमने जो चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया। अरे जिसके नाम से तुम संकल्प पत्र जारी कर रहे हो, अगर उसके पास 10 मिनट का समय नहीं उस संकल्प पत्र जारी, वो कितनी मिनट लगी थी? 2-3 मिनट का तो था सारा, बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी 2-3 मिनट का इसलिए था कि वो स्टेज सेक्रेटरी बार बार बोल रहा था कि मीडिया वाले आए, मीडिया वाले को आए नहीं रहे। ठीक है ना, ये भी बड़ा गजब का वाकया है। खुद की फजीयत खुद करवा रहे थे स्टेज सेक्रेटरी ने बार बार। ये मैंने पहली बार ऐसा देखा मेरे इतने लंबे जो मेरा तजुर्बा है कि नहीं तो पत्रकार तो यूं बाट देखा करें, मैं नेता आ गया फोटो खींच। और कितने बड़े नेता आए हुए थे वहां पे, सतीश पुनिया जो प्रभारी हैं हरियाणा के राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, ठीक है। और वो स्टेज सेक्रेटरी बार बार ये बोल रहा है कि भाई कार्यकर्ता साथियों उन पत्रकारों को लाओ, उनको लाओ खींचने के लिए, फोटो खींचने, और फिर भी कितने का आए। और ये तक कहना पड़ेगा जब उनको लगा कि मीडिया वाले तो नहीं आएंगे, बिल्कुल बोला अपने साथी फोन निकाल कर वह वीडियो बना ले। बिल्कुल बताओ, उससे भी बड़ी गंभीर बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी यहाँ आए हुए हैं डॉक्टर सतीश पुनिया, और भारतीय जनता पार्टी भाई हिसार में क्या करेगी, संकल्प पत्र जी, वो जो प्रवीण पोपली का फोटो लगा करके एक जो संकल्प पत्र जो जारी किया गया, उसके जो जारी करते समय प्रवीण पोपली वहां मौजूद नहीं है। और एक और प्रदुमन, और जिला के प्रधान ये कह रहे हैं कि हमने उनको ये कहा कि आप अपने कार्यक्रम करते रहो। इसका मतलब फिर जनता अगर आपको वोट भी दे देगी, बिल्कुल ठीक है, मान लो आपके आंधी है आपको जिता दिया, जीत गए, तो कल जवाबदेह कौन होगा? प्रवीण पोपली जी तो ये कहेंगे कि भाई जिस दिन वो संकल्प पत्र जारी हुआ था मैं तो था ही नहीं भाई। बहुत गजब बात, बहुत तो सही, कोई किसी का फोटो लगा के जारी कर देगा। बिल्कुल सही बात है। जब जिसने इस सरकार का मुखिया बनना, जो शहर की सरकार बनेगी उसका मुखिया बनना है, और उसी की सबसे बड़ी जवाबदेही है, और उसी की फोटो से संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है, और वह वहां पर मौजूद ही नहीं है, तो इस चुनाव को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे जी। या तो वो ये समझ बैठे हैं कि हिसार में विपक्ष है ही नहीं, मैं तो बिना वोट मांगे जीतूंगा। ठीक बात है। ये गलतफहमी अरविंद केजरीवाल को भी थी, और जिस गलतफहमी का शिकार अरविंद केजरीवाल थे, वो जनता ने जब 8 तारीख को परिणाम आया तो दिखा दिया, वो खुद की सीट भी हार गई। जारी किया गया, आप उसमें एक चीज देखिए ना, वहां प्रवीण पोपली मंच पर उपस्थित है जी, जिनके नाम से वो जारी किया गया, सही बोले, जिनका फोटो वहां लगाया गया, बिल्कुल ना, जो 20 लोग जिनको जो है 20 जो प्रत्याशी हैं जिनको लोगों को चुनना है, एक भी मुख्य मंच पर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप, ठीक है ना। वहां मंच पर कौन, वहां मंच पर सुनीता दुग्गल, बताओ उनका क्या लेना देना, सही बात है, ठीक है। वहां मंच पर डॉक्टर कमल गुप्ता, वो 10 साल में ले रहे, इतना सुधार करवा दिया। अगर उन्होंने इतना ही सुधार करवा दिया 10 साल में, तो फिर ये नया संकल्प पत्र जारी करने की क्या जरूरत? वहां मेयर के प्रत्याशी मौजूद जी, और शायद 20-21 वार्ड है, यहाँ 20 वार्ड जी, 20 वार्डों में से शायद 1-2 वार्ड का वहां पे प्रत्याशी नहीं, वो भी जो मौजूद थे वो भी मंच से नीचे बैठे थे, मंच से नीचे बैठे थे, ठीक है ना, वो नीचे बैठे थे, मंच से नीचे। जो आपका संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं जो लोग, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये काम करवाएंगे? जनता अगर उनको ही वोट दे रही, उनको तो पहले दिए थे। उन्होंने एक चीज देखो आप, विधानसभा के चुनाव में जो वादे रणबीर गंगवा ने किए, क्या वो पूरे कर दिए? सही बात है। विधानसभा के चुनाव में जो वादे रणधीर पनियार ने किए, क्या वो पूरे कर दिए जी? जो वादे कमल गुप्ता ने 10 साल पहले तक से करते शुरू आ रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने कितने पूरे कर दिए? सही बोले। सावित्री जिंदल ने जो लोगों से वादे किए थे वो कितने पूरे कर दिए? सही बात है, ठीक है ना। आज वो फिर जारी कर रहे हैं, बिल्कुल बताइए, वहां कोई भी मौजूद नहीं है जी, तो क्या ये जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नहीं? सीधी सीधी धूल झोंकने की कोशिश है। अब बीजेपी को यह गुमान हो चुका है कि हमें ना तो भजनलाल परिवार की जरूरत है जी, और ना हमें ज्यादा सा जिंदल परिवार की जरूरत है, तो ये गुमान हो चुका है। क्या अभी भी हिसार के चुनाव में खेला हो सकता है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, हरियाणा के अंदर राज्य सरकार का गठन हो चुका है, और अब तैयारी है शहरों की सरकार बनने की। और अगर हम पूरी विस्तृत चर्चा करें तो हिसार के अंदर जब से हिसार की राजनीति ने जन्म लिया है, तब से भजनलाल परिवार का दबदबा रहा है, और इस बात से कहीं न कहीं जिंदल परिवार भी अछूता नहीं है। भजनलाल परिवार की बात करें, हिसार के अंदर जब भी राजनीति का विषय आता है
तो वह भजनलाल परिवार के बगैर पूरा नहीं होता है। यहां जब जब भी राजनीति ने करवट बदली है तो उसमें इस परिवार का हमेशा से ही अस्तित्व रहा है। परंतु हिसार के अंदर पहला ऐसा चुनाव है जहां पर भजनलाल परिवार को बीजेपी के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। और कहीं न कहीं आज बीजेपी सत्ता के शीर्ष पर आसीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी बात बिल्कुल परम सत्य है कि सत्ता का बीज बोने वाले कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल परिवार ही है। इस भाजपा को हिसार के अंदर या पूरे हरियाणा के अंदर पूरी तरीके से स्थापित करने में इस परिवार का बड़ा योगदान है। जब यह बीजेपी नामक छोटा सा पौधा था, इस पौधे को लगाने वाले भी वही हैं, और जब ये आज दरखत बन गया है तो इसको भ्रम हो गया है कि हम तो पहले से ही दरखत थे। पर कई बार जब वहम हो जाता है और इंसान अपनी जड़ों से दूर हो जाता है और जब तूफान आता है तो उस तूफान में बड़े बड़े दरखत ढह जाते हैं। तो आज हम हिसार की राजनीति की चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, देखा जाए तो हिसार की राजनीति जोर पकड़े हुए, क्योंकि हिसार की सरकार तय होनी है जी। परंतु दो बातें बड़ी अचरज में डाल रही हैं, विशेषकर दो परिवारों के लिए, और सबसे ज्यादा अचरज में डाल रही भजनलाल परिवार के लिए जी। क्योंकि हिसार की राजनीति का अध्याय उनके बगैर पूरा नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है कि लोग उनको चाहने वाले हों, हो सकता है कि लोग इनको न चाहने वाले हों, एक अलग विषय है जी। परंतु इस परिवार का कद बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और दूसरी बात करें जिंदल परिवार की, जिंदल परिवार का भी हिसार की राजनीति में बहुत बड़ा वजूद रहा है जी। दोनों ही परिवार गायब है राजनीति से और बीजेपी अपने आप को सुरमा समझ बैठी है। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद जी और हरियाणा प्रदेश में जो विपरीत हालातें थी जी, उसमें भी बहुत नैरो मार्जिन, बहुत कम मार्जिन से जो है सीटें जीत करके और सरकार बना करके। प्रद्युमन भाई, जो नैरो मार्जिन की आप बात कर रहे हैं जी, 39% वोट है भाजपा का जी, 39% वोट है कांग्रेस पार्टी का, बिल्कुल मामूली सा अंतर है, पॉइंट कुछ का, बहुत सही बात। 10-12 हजार वोट अगर उस साइड, टोटल 10-12 हजार वोट का खेल है। तो उससे जो इन्होंने सरकार बनाई, उस सरकार बनने के बाद जी मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के और बड़े तक के जितने नेता हैं प्रदेश के, बिल्कुल वो पूरी तरह से हवा में है। सही कह रहे हैं आप। बहुत से नेता उनमें बड़े घमंड में भी दिखाई दे रहे हैं जी। तो ये वही बात तो नहीं होगी, मैं प्रद्युमन भाई बीच में रोक रहा हूं, जब वो देसी कहावत है ना, वे जाकरी में घना सौदा अडल जे जी और उसकी औकात ना हो उतना सौदा उठन की, तो वो कहानी हो रही है और वो जाकरी पाट जाती है ना। तो वो इनको एक चीज नहीं समझ में आ रही बीजेपी वालों को, क्योंकि ये तो अभी 10.25 साल 10.5 साल से राज में आए हैं। सही बात है। ये वो भारत है और ये वो हरियाणा है जहां बहुत बड़े बड़े नेता हुए जी। यहाँ वो दौर भी है जब 85 सीटें भी आई हैं गठबंधन की। सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, ये तो 48 में है बिल्कुल, और 3 निर्दलीयों समेत भी 51 पर है जी, बिल्कुल सही कहा। जब 85 वाले का कुछ नहीं बटे अगले चुनाव में, तो इनका भी कभी भी जो है कुछ भी हो सकता है। सही बात है। दूसरी बात, जो जवाहरलाल नेहरू से अगर हम शुरू करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हों, श्रीमती इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, कितना बड़ा लंबा राजनीतिक दौर रहा उनका। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद एक वो समय आ गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के 9.5 साल के राज करने के बाद कि वो विपक्ष के लायक भी पार्टी नहीं बन पाई। बिल्कुल, बहुत गजब बात है। राहुल गांधी चुनाव हार गए, जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में। यह जनता है, बड़े बड़ों को धूल चटा देती है। श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। हरियाणा प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें, जो 4 बड़े जो चेहरे हैं राजनीतिक रूप से जी, चाहे वो चौधरी देवीलाल हों, बिल्कुल वो चुनाव हारे, चौधरी बंसीलाल हों वो चुनाव हारे, चौधरी भजनलाल हों वो चुनाव हारे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों वो चुनाव हारे। और इन सब के इतर भी अगर देखें, कोई भी नेता अपने आप में ये समझता हो कि मैं ही सब कुछ हूं जी, तो ये जनता है, उतनी ही तो उन नेताओं के वोट की वैल्यू है और उतनी ही एक गरीब से गरीब आदमी की वैल्यू है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बराबर वोट है और किसी दिन इनको भी ये समझ आ जाएगा, लेकिन वो समय समझ तब आएगा जब ये भी बहुत कुछ अपना लुटवा चुके होंगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, मैं अभी का एक बिल्कुल ताजा तरीन उदाहरण बताऊं,
नई नवेली पार्टी बना करके और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी जब हरियाणा की सरकार में शामिल हुई, सही कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला की कोठी पर कई कई हजार लोग कई कई दिन तक वहां लाइन में लगे रहते, लोगों का तांता लगा रहता था। मैंने खुद मेरी आंखों से ये देखा है कि लोग वहां भूखे प्यासे तक पड़े रहते। उनकी सरकारी कोठियां जो मिली हुई थी, मुख्यमंत्री जी की भी वही है, बिल्कुल, जो रणजीत सिंह की भी उनके मुख्यमंत्री निवास के बैक साइड वाली है, बिल्कुल, और फिर उसी रो में आगे दुष्यंत चौटाला की। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के आवास पर जितने लोग होते थे ना, बिल्कुल, उनसे तो 100 गुना से ज्यादा लोग जो है दुष्यंत चौटाला की कोठी पर होते थे। बिल्कुल, 100 गुना तो मैंने कम बताए हैं, बिल्कुल, पता नहीं कितने गुना। मुख्यमंत्री की तो कोई जाया नहीं। अब सोचिए आप, जहां इतना बड़ा जमघट लगता और वहां वीरानी छाई हुई है, आज ये हालात है जी कि वो अकेले बैठे रहते हैं, कोई आदमी आता ही नहीं जी। और यही सेम चीज ये नहीं कि सदा सदी चली जी, ये मैं 2019 की बात बता रहा हूँ। अगर 2018 की बात करें हम, ये पार्टी बनने से पहले, तब ये एमपी थे, हिसार से और दिल्ली की कोठी थी, बिल्कुल, तब ये वहां भी वीरान थे। एक ही साल में सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल। तो राजनीति में कोई आदमी ये समझे कि भाई हम अजय हैं, हमें नहीं हराया जा सकता, और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, जिस तरह से तीसरी बार जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हंस हंस करके विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो तंज कस रहे हैं, जो उनके मजाक उड़ा रहे हैं, जो उनका उपहास बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो अजय नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रद्युमन भाई, जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या यह है एक गुमान की निशानी, क्या एक घमंड की, यानी कि गुमान में चूर हो गए हैं, वो निशानी नहीं? वो घमंड की इसलिए लग रही है, आप ऊपर से नीचे तक देखो। अब हिसार में मेयर का चुनाव चल रहा है, जिस पर जो आज मुख्य फोकस है हमारे इस वीडियो का। अब जो मेयर के कैंडिडेट हैं प्रवीण पोपली, पूरा शहर ये किलकी मार रहा है। बहुत लोग हमारे पास भी जिनके फोन आ रहे हैं, और बहुत लोग वैसे मिल रहे हैं जो प्रवीण पोपली को जानते तक नहीं कि कौन है भाई प्रवीण पोपली। ठीक बात है, ठीक है। अगली बात, वो केवल बीजेपी के चेहरे, बीजेपी के नाम से वोट मिल रहे हैं उनको, बिल्कुल सही। और वोट केवल और केवल इसलिए मिल रहा है कि जो ये हिसार नगर निगम है, अब इसमें जो हिसार शहर है, वहां सावित्री जिंदल विधायक है। 2 नंबर पर जो रहे वो भी बीजेपी में आगे रामनिवास राणा। 3 नंबर पर जो रहे डॉक्टर कमल गुप्ता, वो ऑटोमेटिक बीजेपी में है। उसके बाद फिर गौतम सरदाना, तरुण जैन, वो बीजेपी में शामिल होने के लिए छटपटाहट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद बरवाड़ा का पार्ट आता है, वहां बीजेपी का एमएलए है, जो सरकार में मंत्री भी है, बिल्कुल। उसके बाद नलवा का पार्ट आता है, यहाँ भी बीजेपी का एमएलए है, ठीक बात है। उसके बाद आदमपुर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा आता है, वहां ठीक है एमएलए कांग्रेस का है जी, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत कम मार्जिन से जीता हुआ, तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के परिवार का उस क्षेत्र में भी प्रभाव है। प्रद्युमन भाई, मुझे एक बात का जवाब दीजिए जी, शायद जनता के दिमाग में भी ये सवाल होगा। बीजेपी ये कहती है कि हम नेता तैयार करते हैं जी, और वो कांग्रेस पर एक परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, यहाँ तो परिवारवाद है, नेता तो बीजेपी में तैयार होते हैं जी। अब जो इनका चेहरा है मेयर चुनाव का जी, ये आपने जो कहा कि नलवा में रणधीर पनिहार के वोट हैं, बरवाला में गंगवा जी के वोट हैं जी, इस तरफ देखा जाए तो आदमपुर का, उसमें भजनलाल परिवार के वोट हैं जी। इस चेहरे के वोट कहां पर है, मुझे ये बताइए ना आप। ये तो वोट भाजपा के हैं या अन्य चेहरों के वोट हैं, इस चेहरे के वोट कहां पर है? नहीं, इस चेहरे के तो अगर सही रूप से देखा जाए तो वोट है ही नहीं। अच्छा, ठीक है ना कोई बहुत बड़ा चेहरा है, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर जो है चुनाव लड़ रहे हैं जी। प्रवीण पोपली कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि ये बेसिकली हांसी से हैं, इनके पिताजी को मैं बहुत वर्षों से जानता हूं जी, इनके पिताजी पुराने भाजपाई रहे हैं, बिल्कुल। और जो बीजेपी ये कहती है ना कि परिवारवाद नहीं है, तो ये भी एक तरह से परिवारवाद ही है, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर भी रहे हैं, ये अब उनके पुत्र हैं, ठीक है। और जो पिछला मेयर का चुनाव था उसमें गौतम सरदाना के साथ बड़े नजदीकी से लगे हुए थे, उसके बाद पार्टी ने इनको जिला का महामंत्री भी बनाया, अभी ये नमो ऐप में बना रखे हैं, ठीक है। तो दरअसल बात कहने की ये है कि खुद का उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, और ना वो ये दर्शा भी रहे, क्योंकि हम भी उनको चुनाव प्रचार में देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये मालूम हो रहा है कि वो इस चुनाव को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे जी। या तो वो ये समझ बैठे हैं कि हिसार में विपक्ष है ही नहीं, मैं तो बिना वोट मांगे जीतूंगा। ठीक बात है। ये गलतफहमी अरविंद केजरीवाल को भी थी, और जिस गलतफहमी का शिकार अरविंद केजरीवाल थे, वो जनता ने जब 8 तारीख को परिणाम आया तो दिखा दिया, वो खुद की सीट भी हार गई। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं कभी नहीं रहना चाहिए। ये तो वोट 2 तारीख को पड़ेंगे, तो अब तक तो ये हालात है पोपली साहब की कि वो शहर की जो तमाम कॉलोनियां हैं या तमाम वार्ड हैं, तमाम जो है अलग अलग एरियाज हैं, उनमें भी सही ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाते। ठीक बात है, ठीक है।
जो उनका मैनेजमेंट का जो सिस्टम लोग संभाल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रहे हैं। सही बात है, सही ढंग से कोई मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा। अब कल की ही अगर हम बात करें तो उसी टाइम पे तो श्रुति चौधरी का कार्यक्रम है, सही बोले आप, और उसी समय नवीन जिंदल का कार्यक्रम आप उस एरिया में करवा रहे हैं, एक ही वार्ड में। तो जो वार्ड का कैंडिडेट है वो श्रुति चौधरी के साथ जाएगा या वो जो है नवीन जिंदल के कार्यक्रम में? सही, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उससे भी बड़ी गंभीर बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी यहाँ आए हुए हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया, और भारतीय जनता पार्टी भाई हिसार में क्या करेगी? संकल्प पत्र जी, वो जो प्रवीण पोपली का फोटो लगा करके एक जो संकल्प पत्र जो जारी किया गया, उसके जो जारी करते समय प्रवीण पोपली वहां मौजूद नहीं है। और एक और प्रद्युम्न और जिला के प्रधान ये कह रहे हैं कि हमने उनको ये कहा कि आप अपने कार्यक्रम करते रहो। इसका मतलब फिर जनता अगर आपको वोट भी दे देगी, बिल्कुल ठीक है, मान लो आपके आंधी हेरा आपको जिता दिया, जीत गए, तो कल जवाबदेह कौन होगा? प्रवीण पोपली जी तो ये कहेंगे कि भाई जिस दिन वो संकल्प पत्र जारी हुआ था मैं तो था ही नहीं भाई। बहुत गजब बात, बहुत तो कोई किसी का फोटो लगा के जारी कर देगा। बिल्कुल सही बात है। जब जिसने इस सरकार का मुखिया बनना, जो शहर की सरकार बनेगी उसका मुखिया बनना है, और उसी की सबसे बड़ी जवाबदेही है, और उसी की फोटो से संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है और वह वहां पर मौजूद ही नहीं है, तो फिर जवाबदेही किसकी है? बिल्कुल यही तो सबसे बड़ी गंभीर बात है जी, कि आखिर फिर होगा क्या। और प्रद्युम्न भाई ये देखिए ना कि वहां बीजेपी के प्रभारी आए हुए हैं हरियाणा के, जी, यानी कि पूरे बीजेपी के सर्वे हैं वो संगठन के, बिल्कुल वो वहां पर मौजूद हैं, और प्रवीण पोपली जी वहां मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संकल्प पत्र जारी किया है, देखो यहां बीजेपी को एक बिल्कुल क्लियर बात करनी चाहिए जी, कि अगर आपका मेयर लोगों ने जिता दिया तो काम प्रवीण पोपली के पास काम करवाने के लिए जाना है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाना है? क्योंकि कल जो संकल्प पत्र जारी किया गया, आप उसमें एक चीज देखिए, ना वहां प्रवीण पोपली मंच पर उपस्थित है जी, जिनके नाम से वो जारी किया गया, सही बोले, जिनका फोटो वहां लगाया गया, बिल्कुल, ना जो 20 लोग जिनको जो है 20 जो प्रत्याशी हैं जिनको लोगों को चुनना है, एक भी मुख्य मंच पर नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोले आप, ठीक है ना। वहां मंच पर कौन? वहां मंच पर सुनीता दुग्गल, बताओ उनका क्या लेना देना? सही बात है, ठीक है। वहां मंच पर कौन? कैप्टन भूपेंद्र, वो जिला प्रधान थे। अगर वो इतना ही कुछ करवाते तो अपने कार्यकाल में करवा लेते। वो तो संगठन के आदमी। डॉक्टर कमल गुप्ता, वो 10 साल एमएलए रहे, इतना सुधार करवा दिया। अगर उन्होंने इतना ही सुधार करवा दिया 10 साल में, तो फिर ये नया संकल्प पत्र जारी करने की क्या जरूरत नहीं थी, और वोट मांगने की भी जरूरत नहीं थी, बगैर मांगे वोट मिलते। जरूरत ही नहीं थी इतने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ सतीश पूनिया जैसे प्रदेश के प्रभारी तक को यहाँ लाने की। ठीक है। उसके बाद वहां पर अशोक सैनी, वो अभी जिला प्रधान है, जिला प्रधान होने के नाते उन्होंने क्या कर दिया? बिल्कुल सही बात, ठीक है। उसके बाद अगर हम वहां देखें, रणबीर सिंह गंगुआ जी, विनोद भ्याणा, रणधीर पनियार, आखिर इन लोगों ने अगर अपने अपने इलाकों में इतना काम करवा है तो इनको दूसरे नेताओं की जरूरत क्या है? एक सबसे बहुत सही बात कर रहे हैं आप। और मैं पूरे हिसार की जनता के से एक सवाल करना चाह रहा हूं, पूरे हिसार नगर निगम के क्षेत्र की जी, हम जिसको वोट डाल रहे हैं, हम ये जो 20 अलग अलग वार्डों में प्रत्याशी खड़े हैं जी, या तो ये हमारे काम की जिम्मेदारी ले, बिल्कुल, या जो मेयर का कैंडिडेट है वो ले जी, या जो स्थानीय लोकल एमएलए, उसको तो एमएलए में वोट दे दिया, वो तभी कुछ नहीं कर पा रहा। सही बात उसके आज क्या जवाबदेही है प्रद्युम्न भाई? और उन सब के इतर जो सबसे गंभीर बात है, लोकल, आप एक चीज देखें, मान लो नलवा हल्का है, या काम की जवाबदेही जब एमएलए के वोट रणधीर पनियार ने लिए तो उनकी है, अब वोटों के लिए कभी मोहनलाल बड़ोली को बुला रहे हैं, कभी श्रुति चौधरी को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी नवीन जिंदल आ रहे हैं, कभी कैप्टन अभिमन्यु आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई नेता आ रहा है। मतलब सिर्फ लोगों को एक गुमराह करने का एक सिस्टम है। तो अगर इतना ही कुछ है, इतना ही अगर विकास कार्य रणधीर पनियार, रणबीर गंगवा, कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल इन्होंने करवाया है, तो फिर आपको दूसरे नेताओं की जरूरत ही क्या है? बहुत सही पॉइंट उठा रहे हैं आप प्रद्युम्न, ठीक है ना। लेकिन जनता भी इस चीज को समझ नहीं पा। अच्छा प्रद्युम्न भाई ये बताइए, अब वहां मेयर के प्रत्याशी मौजूद हैं जी, और शायद 20-21 वार्ड है, यहाँ 20 वार्ड है, 20 वार्ड जी, 20 वार्डों में से शायद 1-2 वार्ड का वहां पे प्रत्याशी मौजूद नहीं, वो भी जो मौजूद थे वो भी मंच से नीचे बैठे थे, मंच से नीचे बैठे थे, ठीक है ना, वो नीचे बैठे थे, मंच से नीचे। जो आपका संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं जो लोग, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये काम करवाएंगे? जनता अगर उनको ही वोट दे रही, उनको तो पहले दिए थे। उन्होंने एक चीज देखो आप,
विधानसभा के चुनाव में जो वादे रणबीर गंगवा ने किए, क्या वो पूरे कर दिए? सही बात है। विधानसभा के चुनाव में जो वादे रणधीर पनियार ने किए, क्या वो पूरे कर दिए? जी। जो वादे कमल गुप्ता ने 10 साल पहले तक से करते शुरू आ रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने कितने पूरे कर दिए? सही बोले। सावित्री जिंदल ने जो लोगों से वादे किए थे, वो कितने पूरे कर दिए? सही बात है। ठीक है ना? बिल्कुल और आज वो फिर जारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अशोक सैनी जिस दिन जिला प्रधान बने, जिला प्रधान बनने के बाद उन्होंने कितना जो है विकास करवा दिया। विकास तो चलो सरकारी पद पर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जिला प्रधान होने के नाते लोगों की कितनी समस्याओं का समाधान करवाया। यस। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नायब सैनी की सरकार ने एक दिन घोषणा की कि हर जो हमारा बीजेपी का जिला कार्यालय है, उसमें एक दिन जो है सप्ताह में मंत्री बैठेगा और वो जो है वहां लोगों की समस्याएं सुनेगा। रणबीर गंगवा जी बैठे। ठीक बात। उसके बाद फिर वो कहां गया मामला? बिल्कुल। ये आप इतनी बड़ी घोषणाएं करते हो। जिस दिन बैठे ना, उस दिन तो पता नहीं कितने लोग आ रहे थे, पता नहीं आज यहाँ क्या हो जाएगा। बिल्कुल होना कुछ नहीं, वही डाक के 3 पात। ठीक है, अब वो कहां चल रही मीटिंग? सही बात है। अब ये बतानी तो चाहिए। उस दिन तो मीडिया को भी बहुत बुलाया हुआ था। यस। रणबीर गंगवा जी जो यहाँ जन समस्याएं सुनेंगे, उसके बाद वो कितने दिन सुनी या नहीं सुनी? बिल्कुल। और जो सुनी उनका क्या हुआ? और जितने लोग आए थे शिकायत लेकर के, कोई समाधान हुआ या नहीं हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? बिल्कुल। ये तो केवल और केवल समस्या सबसे बड़ी यही। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष मजबूत नहीं, जिसका फायदा इनको मिल रहा है। प्रद्युमन भाई ये बताइए, वहां कोई भी मौजूद नहीं है जी, तो क्या ये जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नहीं? सीधी सीधी धूल झोंकने की कोशिश है। और सबसे अचंभे की बात ये है कि जिला का प्रधान ये कह रहा है मंच के माध्यम से कि प्रभारी जी जो है हमारे जो मेयर के प्रत्याशी, उनको तो हमने जो चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया। अरे जिसके नाम से तुम संकल्प पत्र जारी कर रहे हो, अगर उसके पास 10 मिनट का समय नहीं, उस संकल्प पत्र जारी, वो कितनी मिनट लगी थी? 2-3 मिनट का तो सारा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी 2-3 मिनट का इसलिए था कि वो स्टेज सेक्रेटरी बार बार बोल रहा था कि मीडिया वाले आए, मीडिया वाले को आए नहीं रहे। ठीक है ना? ये भी बड़ा गजब का वाक़या है। खुद की फजीयत खुद करवा रहे थे। स्टेज सेक्रेटरी ने बार बार ये मैंने पहली बार ऐसा देखा है मेरे इतने लंबे जो मेरा तजुर्बा है कि नहीं तो पत्रकार तो यूं बाट देखा करें, मैं नेता आ गया फोटो खींच। और कितने बड़े नेता आए हुए थे वहां पे? सतीश पुनिया जो प्रभारी हैं हरियाणा के राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष रहे। ठीक है। और वो स्टेज सेक्रेटरी बार बार ये बोल रहा है कि भाई कार्यकर्ता साथियों, उन पत्रकारों को लाओ, उनको लाओ खींचने के लिए, फोटो खींचने। और फिर भी कितने का आए? और ये तक कहना पड़ेगा जब उनको लगा कि मीडिया वाले तो नहीं आएंगे, बिल्कुल बोला अपने साथी फोन निकाल कर वह वीडियो बना ले। बिल्कुल, बताओ। तो मतलब एक अचरज की बात है कि इतना अचंभे की बात है। और ये नहीं है, उन्होंने बाकायदा पत्रकारों को इनवाइट कर रखा था। अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस मेयर के चुनाव में हिसार की जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो आपको क्यों नहीं कोऑपरेट कर रही? यस, बात सही बात है। जब आपने एक इन्विटेशन भेजा बाकायदा, बिल्कुल, और उसके बावजूद वह चुनिंदा पत्रकार, और वो भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। बिल्कुल, वो भी 2-3 मिनट वो जो बार बार बोल रहे हैं कि आओ भाई, तब वो बड़ी बिल्कुल आदमी जमा यूं हो जाता है, तो जाना ही पड़ता है कई बार। सही बात है। तो ये हालात है। तो प्रद्युमन भाई, जो हमने सवाल शुरू किया था, हम उसी सवाल पे आ जाते हैं। क्या अब बीजेपी को यह गुमान हो चुका है कि हमें ना तो भजनलाल परिवार की जरूरत है जी, और ना हमें ज्यादा सा जिंदल परिवार की जरूरत है? तो ये गुमान हो चुका है। देखो, ये गुमान हो चुका है, कोई दो राय नहीं है। और ये घमंड में है आज के दिन, और घमंड डॉक्टर कमल गुप्ता की जुबान पर भी बोल रहा है बाकायदा। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, चुनाव में देखो बहुत लोग ऐसे हैं जो लड़ते हैं चुनाव, कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़ना सबका राइट है। उसके बाद वो पार्टी छोड़ देते हैं। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि 6-6 साल के लिए लोगों को निकाल भी दिया जाता है, उसके बाद भी उनको जो है फिर ज्वाइन भी करवा दिया जाता है, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व को बड़ा दिल दिखाना होता है। अब एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही कि डॉक्टर कमल गुप्ता किस बात की जिद पकड़े हुए हैं। अगर डॉक्टर कमल गुप्ता को गौतम सरदाना और तरुण जैन जैसे, मैं उसी सवाल पर था प्रद्युमन भाई, आपने आपके चुने हुए मुख्यमंत्री, मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री का योद्धा बड़ा राज्य में तो नंबर 1 वही है जी। आपके चुने हुए मुख्यमंत्री ने टाइम दे दिया, अगले के घर पे लड्डू बन गए, अगले के घर पे खाना बन गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, और फिर आप मना कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको 2 एंगलों से देख रहा हूं। हाँ। एक एंगल तो इसमें यह है कि डॉक्टर कमल गुप्ता को यह बात समझनी चाहिए कि वो तरुण जैन और गौतम सरदाना से तो बड़े नेता हैं, 10 साल विधायक रहे। बिल्कुल, उन्होंने 10 साल में वो कुछ काम करते, वोट मांगने की जरूरत नहीं, लोग अपना आप देते। सही बोले आप। उन्होंने क्यों नहीं मांगे अपने विकास के नाम पर वोट जी? और अगर मान लो उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे तो जनता ने उनको नकार दिया, जनता ने यह कह दिया कि कुछ नहीं किया विकास है। और फिर प्रद्युमन भाई ये देखिए, दूसरी बात, सारे हरियाणा में बीजेपी कहती कि हम विकास के नाम पर जीतते हैं जी, और हिसार में वो नहीं जीते। इसका मतलब बीजेपी भी यह मानती है हिसार में विकास नहीं हुआ।
बिल्कुल। दूसरी बात एक और है इसमें, हाँ। वो ये है कि मान लो गौतम सरदाना और तरुण जैन ना बगावत करते, पहली बात तो ये कि कमल गुप्ता को दादा लाई थोड़ी लिख रखी टिकट, ठीक बात है। वो टिकट तो मान लो अगर सारी उम्र पार्टी कमल गुप्ता को देगी तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे? सही बात है, ये तो भी बुजुर्ग हो चुके हैं, वाजिब सवाल कहीं है। ना कहीं एक जो है संन्यास लेने की भी एक वो होती है, भाई अब तो छोड़ दो, कितने साल हो रहा, जब आप 10 साल में कुछ नहीं करवा पाए, जनता ने आपको नकार दिया, तो आगे क्या करा लोगे? 5 साल? 10 साल का बहुत लंबा अरसा होता है। मंत्री रहे, पावरफुल मंत्री। हाँ। अगली बात, मान लो गौतम सरदाना और तरुण जैन भी उनके साथ लग जाते, तो क्या वो जीत जाते? ठीक बात है। तो भी तो नहीं जीतते। बिल्कुल ठीक बात है। कैसे जीत जाते? और ये इनके साथ वही बनेगी। मुझे वो चीज आज भी याद है, जब चौधरी रणजीत सिंह यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो यही वो कमल गुप्ता है जो बड़े बड़े भाषण ये दे रहे थे कि 70,000 से जीतेंगे। बिल्कुल ठीक बात। आज भी ये कह रहे हैं कि हम तो 70-80 हजार से जीतेंगे, तब कितने जीते? ठीक बात है। तो प्रद्युम्न भाई मुझे अच्छा, फिर इसमें एक चीज और है, जो बात है कि भजनलाल परिवार और जिंदल परिवार, इसमें साथ में एक चीज ले लिया, जिंदल परिवार वह परिवार है जहां बीजेपी का प्रत्याशी खड़ा होने के बावजूद उन्होंने उसको धूल चटाई और बहुत अच्छे मतों से जीता, तो उसको हल्का कैसे मान रही बीजेपी? नहीं, हल्का तो बीजेपी इसलिए मान रही है, मैं जो समझ रहा हूं कि उनके दिमाग में ये चीज है, एक तो बीजेपी 20 जगह चुनाव लड़ रही एमसी का, ठीक है, कांग्रेस लड़ रही है 12 जगह, तो एक बेनिफिट तो उनको सीधा सीधा वो हो गया, ठीक है, क्योंकि जो आदमी अक्सर ये देखा जाता है कि एक समय में एक ये तो है नहीं कि एक आदमी तो कमल का बटन दबा देगा और वही फिर दूसरा कांग्रेस वाला दाब देगा, ठीक है, वो कोशिश यही रहती है कि जो कमल का एमसी में डालेगा वही कमल का मेयर में डालेगा। खेला हो जाता है लेकिन बहुत रेयर हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर, ठीक है, वो हो भी सकता है, अभी तो दिन बाकी है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का घमंड भी तोड़ देंगे लोग, बिल्कुल, अगर वो हो गया तो जनता ही जनार्दन है। कांग्रेस के पास वो चेहरा है जो ऐसा काम कर देता है, उसका नाम है जयप्रकाश जेपी, और जिसने बाकायदा ये कहा है कि उसने सारी व्यवस्थाएं करनी आती हैं। उन्होंने कहा कि हम बाजी को यूं भी करना जानते हैं, यूं भी करना जानते हैं, व्यवस्थाएं कर देता हूं मैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने तो खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, मैं जो समझ पा रहा हूं। और अब जब बीजेपी उनको, देखो इस चुनाव में भी वो कहीं नहीं दिखे, जब उनको बीजेपी नहीं बुला रही, तो मेरा निजी रूप से मानना है कि उनको एक बार बीजेपी को अपनी ताकत जरूर दिखानी चाहिए। जिंदल परिवार को भी जिस तरह से कमल गुप्ता जी व्यंग्य कस रहे हैं उन पर, और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई अगर उन्होंने तो समर्थन दिया है, देना तो दे दें, और जिंदल परिवार को भी एक बार अपनी ताकत का एहसास भारतीय जनता पार्टी को कराना चाहिए। अच्छा प्रद्युम्न भाई, बीच में अगर ये दोनों परिवार एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास करा दें तो बीजेपी को पता चल जाएगा कितना व्योत है। अच्छा, एक बात बताइए, दर्शकों के दिमाग में भी सवाल होगा जी, क्या इन दोनों परिवारों में वह ताकत है, यह दोनों परिवार गेम पलट सकते हैं क्या? बिल्कुल पलट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये दोनों परिवार एकजुट हो जाएं, पिछली बार का मैं उदाहरण दूं, पिछली बार तो कांग्रेस की कहीं कोई हवा ही नहीं थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था कांग्रेस का, बिल्कुल, उसके बावजूद इन दोनों परिवारों ने पिछली बार रेखा आर्यन को समर्थन दिया था जी, और गौतम सरदाना का उस समय बहुत बड़ा कद था जी, मेयर बनने के बाद तो उनका कद घटा है, बिल्कुल, क्योंकि वो काम नहीं करवा पाए लोगों के, बात है, लेकिन उस समय उनको एक संघर्षशील चेहरा जाना, बिल्कुल सही मानते हैं। और रेखा आर्यन चूंकि नगर निगम के क्षेत्र में नई प्रत्याशी थी जी, तो उस लिहाज से भी इन दोनों परिवारों के बलबूते रेखा आर्यन ने बड़ी कांटे की फाइट दी जी, ठीक है, वो चुनाव हार गई, वो एक अलग बात है, लेकिन गौतम सरदाना तो इतने पीक पर थे जी, और रेखा आर्यन का राजनीति में जो है पदार्पण था, सही बात, उसके बावजूद उन्होंने टक्कर दी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हिसार नगर निगम में, और मैं बड़े खुले दिमाग से एक बात कहता हूं, सब किसी को कोई वहम हो तो वो भी निकाल सकता अपना जी, सबसे बड़ा वोट बैंक अगर किसी का है जी, तो जिंदल परिवार का है, सही, नो डाउट, बिल्कुल, और दूसरे स्थान पर अगर किसी का है जी, तो चौधरी भजनलाल परिवार का है। आज भी अगर कमल गुप्ता को ये लगता हो या अशोक सैनी को ये लगता हो जो बीजेपी के जिला प्रधान हैं कि हम अपने दमखम पर चुनाव लड़ लेंगे, तो वो कुलदीप बिश्नोई और जिंदल परिवार के इनसे कन्नी काट के इनके फोटो लगाने की टाल कर दें, चुनाव लड़के दिखाएं, पता चल जाएगा उनको कितने वोट आएंगे जी, ठीक है ना, सही बात है, क्योंकि अकेले ये नहीं है कि रामनिवास राणा ने ज्वाइन कर लिया तो पता नहीं धरती पलट जाएगी, बिल्कुल सही, या तो बड़े बड़े ने ज्वाइन किया है, ठीक बात, हिसार की वो धरती है जिसमें 1991 से लगातार जो है जिंदल का परिवार सक्रिय है राजनीतिक रूप से, यस, ठीक है, बिल्कुल, वो हारे भी हैं, वो जीते भी, बिल्कुल, और यहाँ का जो राजनीति का अगर एक और सिनेरियो में बताता हूँ जिस पर अभी कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं दे रही जी, अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी मजबूती दिखाए तो चुनाव पलट भी सकता है, लेकिन
समस्या सिर्फ यही है कि कांग्रेस पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वो हद से ज्यादा शरीफ है। जब कोई आदमी हद से ज्यादा भी शरीफ हो तो वो भी कई बार, जैसे दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कहते हैं ना कि वो हद से ज्यादा शरीफ है, ठीक बात, वो फिर भारी पड़ जाता है कई बार। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए उनका एक सिस्टम नहीं बन पा रहा है कांग्रेस का। और एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा कि जब से ये जो चुनाव में बहुत कम समय मिलता है ना कैंपेनिंग का, ये भी विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव में चाहे कोई कुछ भी कही, मैं एक बड़ा कारण ये भी मानता हूं कि टाइम कम मिला कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार के पास तो सब तंत्र होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए प्रद्युमन भाई, जो कम टाइम मिलता है जी, तो कई बार कांग्रेस पार्टी ये इल्जाम भी लगाती है, आरोप भी लगाती है कि जो चुनाव तंत्र है जी, वह बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है जी। बात तो सही, देखिए अगर विपक्षी पार्टी को कम टाइम मिलेगा तो नुकसान तो उन्हीं का है जी। और जो सरकार में जो पार्टी होती है उनके पास तो पहले से तंत्र तो पहले से ही काम कर रहे होते हैं जी, तो नुकसान तो विपक्ष का ही है। नहीं, विपक्ष को सीधा सीधा नुकसान है। अब भी जो ये चुनाव है, बीजेपी तो काफी पहले से लग गई थी। तो क्या चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक चीज देखो, इतने कम समय में कैसे एक प्रत्याशी हर घर तक अपनी दस्तक दे सकता है। ठीक बात, बहुत सही बात, बहुत गंभीर। मैं एक बात बताता हूं, और देश का जो निर्वाचन आयोग है उसको भी इस पर मंथन करना चाहिए। वोटर के पास कम से कम जो कैंडिडेट है वो पहुंचना तो चाहिए, या वो कैंडिडेट खुद नहीं पहुंचे उसका संदेश तो पहुंचना चाहिए। सही बात है। जब आप इतना कम समय देंगे तो कैसे एक कैंडिडेट घर घर तक अपनी दस्तक दे पाएगा जी। और जब वो कैंडिडेट नहीं आ पाएगा, हम एक चीज कहते हैं प्रजातंत्र में बिल्कुल कि हमें सबसे बेहतर शख्स को अपना वोट डालना चाहिए। वो बेहतर का जो है वेरिफिकेशन तो तभी हो पाएगी ना, उस बेहतर को हम जान तो तभी पाएंगे जब वो कैंडिडेट हमारे पास आएगा, बिल्कुल, या जनता उस कैंडिडेट के पास जाएगी। ये तो इतना कम समय देते हैं जिससे ना तो वो कैंडिडेट लोगों के पास जा पाता, ना जनता कैंडिडेट के पास जा पाती। अब भी 2,68,000 के आसपास वोट है। कितने के लोगों से प्रवीण पोपली मिल लिया, कितने के लोगों से कृष्ण सिंगला टीटू मिल लिया जी, नहीं मिले है ना। सही बोले। और कुछ एक लोग ऐसे ही मिल जाते हैं। आपको एक चीज और रोचक बात बताऊं, और मैं दर्शकों को इस चीज के लिए एक आगाह भी करता हूं, जो मतदाता हैं, आप कोई भी वोट दे, आप किसी दूसरे के बहकावे में आकर के वोट ना दें। यहाँ बहुत बार ऐसा होता है सिस्टम कि चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, उसमें क्या है कि बाहर के नेताओं को डिपोर्ट कर देते हैं, उनको जो है बाहर के नेताओं को ला करके और प्रभारी लगा करके छोड़ देते हैं। मैं आपको इस इलाके में वोट मांगता, बिल्कुल सही कहा। वो वोट भी मांगते हैं, वो ये भी ढूंढते हैं कि मेरी जाति का कौन है, मेरे क्षेत्र का कौन है, मेरे गोत्र का कौन है, हमारे को रिश्तेदारी हो, इस तरह बहुत सही पॉइंट उठा रहे हैं प्रद्युमन भाई। और उस ढूंढ के उसके बाद वोटर को वो प्रभावित भी कर देते हैं कि भाई आप हमारे पक्ष में वोट डालो। वो डाल भी देता है बेचारा, ठीक बात, शर्मा शर्मी में, ठीक है। और उसके बाद वो फिर कभी मिलते नहीं, वो फिर गायब हो जाते हैं वोट लेकर। और जब उस जनता को काम कराना होता है, जब उस वोटर को काम कराना होता है, वो चेहरा आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी को वो चेहरा मिला हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फलाना चेहरा हमारे क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आया था और हमने उनके कहने से वोट डाला और वह चेहरा हमारे काम आया। हमारा तो जो राजनीतिक अनुभव प्रद्युमन, वो चेहरा दिखता नहीं, कोई नहीं दिखता। अभी आदमपुर उपचुनाव है, एलनाबाद है, कहीं का उठा के देख लीजिए, बहुत जगह देखा है। बिल्कुल। और अब ये एमसी में सुन लो, अब बीजेपी के जिला प्रधान अशोक सैनी ने जो है अलग अलग जो उनके मंडल हैं उनकी जो है ड्यूटियां लगाई हुई मंडलों के पदाधिकारियों की जी। क्या गारंटी है कि वो 2 तारीख के बाद वो जनता की सुन लेंगे, वो मिल जाएंगे। सबसे बड़ी मिलेंगे नहीं, आपको भी पता, हमें पता। अच्छा प्रद्युमन भाई, आखिरी सवाल, क्या अभी भी हिसार के चुनाव में खेला हो सकता है? देखो बिल्कुल हो सकता है, राजनीति और क्रिकेट, अच्छा चुनाव और क्रिकेट, बिल्कुल आखिरी समय तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कल हुआ, कल अफगानिस्तान ने क्रिकेट इंग्लैंड की बहुत बड़ी टीम है, उसको हरा दिया, बिल्कुल हरा दिया, बड़ा पासा पलट दिया। बहुत बार होता है ऐसा। तो कुछ भी कोई आदमी किसी का ये बैम हो ना, यहाँ तो बड़े बड़ों के बैम निकले जी, ठीक है, तो किसी को बैम रखना नहीं चाहिए आखिरी गेंद तक। क्रिकेट में भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल, राजनीति में भी लास्ट तक कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये दोनों परिवार खेला भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये दोनों परिवार भी कर सकते हैं। इन दोनों परिवारों के अलावा भी शहर में बहुत चोर लोग भी हैं, जो अभी खेला करने में माहिर हैं, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इस घमंड में है कि हम जीत चुके हैं, और वो उनको कहीं ना कहीं अपेक्षित समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इनको ये समझ रहे हैं कि भाई ये कोई काम के नहीं, अभी तो वैसे जीत रहे हैं। ठीक बात है, ठीक है ना, वो लोग भी खेला कर सकते हैं। और मेरा और उनको अपनी ताकत का एहसास भी कराना चाहिए, मौका है उनके पास, उनको ताकत का एहसास भी कराना चाहिए। और मेरा एक और भी मानना है
कि उनको इस तरह भी नहीं करना चाहिए जैसे गौतम सरदाना जी की एंट्री बंद होगी और उसके बावजूद वो लिखते हैं कि प्रवीण पोपली को मेरा समर्थन है, मिट जाएंगे बिल्कुल। तरुण जैन जी को शामिल कराने से मना कर रहे हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, और फिर वो जो है अपने घर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके रणबीर गंगवा और प्रवीण पोपली को जो है उनको समर्थन दे रहे हैं। क्यों अपना कद मतलब बिना मांगे दे रहे हैं, क्यों अपना कद कम कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है जी। तो साथियों, आप भी जानते हैं, देखिए बीजेपी मुगालते में है और गुमान में चूर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी आप मानते हैं कि बीजेपी को हरियाणा की पगडंडियां और गलियां दिखाने वाला भजनलाल परिवार है और उनकी उंगली पकड़कर बीजेपी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई है। और आज जिस प्रकार से इतने बड़े परिवार को दरकिनार किया जा रहा है, उनका यूज एंड थ्रो किया जा रहा है, वो कहां तक जायज है। और जिंदल परिवार भी अपने आप में हिसार की राजनीति में बहुत बड़ा वजूद रखता है। क्या इन दोनों परिवारों को अब वक्त आ गया है सोचना चाहिए और अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहिए? आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? और जो बीजेपी की यह राजनीति है, यह इस प्रकार की राजनीति कहां तक जायज है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।